हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज के भाग में हम सबसे पहले ज्ञात करने वाले हैं एक रेखा पर एक अन्य बिंदु के निर्देशांकों को। एक बिंदु तो हमारे को रेखा के अंदर दिया गया होता है हमेशा। अब यदि कोई अन्य बिंदु ज्ञात करना हो उसी रेखा पर, तो किस प्रकार ज्ञात किया जाए। तो अपना जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है एक रेखा पर कोई बिंदु ज्ञात करना। मान लीजिए यदि मेरे पास कोई रेखा है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, जो कि x1 y1 z1 से होकर तो ऑलरेडी जाती है, बटे में हो इसके a b c। तो इस रेखा पर कोई अन्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लोग इसके इक्वल मान लेते हैं r। अब इस पद को इस पद के इक्वल करते हैं तो हमारे को मिलेगा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू दी आर। इसी प्रकार इनको इक्वल करें तो y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू दी आर, और इसी प्रकार z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू दिया जाएगा r। वज्र गुणन से हमारे पास x माइनस x1 का मान आएगा AR, y माइनस y1 का मान आएगा BR, और z माइनस z1 का मान आ जाएगा बच्चों CR। नेक्स्ट स्टेप में x y z के मान ज्ञात कर लो। तो हमारे पास x का मान आएगा x1 प्लस AR, y का मान आएगा y1 प्लस BR, और z का मान आएगा z1 प्लस CR। अब यदि इन तीन मानों को मैं बिंदु के रूप में व्यक्त कर दूं, यूं करके बच्चों, तो ये इसी रेखा पर स्थित कोई अन्य बिंदु होगा। पहला बिंदु तो ये होता ही x1 y1 z1। अब उससे r दूरी पर स्थित ये कोई दूसरा बिंदु होता है। तो इस प्रकार से यदि एक रेखा पर कोई अन्य बिंदु ज्ञात करना हो तो इस मेथड से ज्ञात कर लेना चाहिए बच्चों। अब इस चीज़ के हमें कुछ आगे होने वाले हैं फ़ायदे। पहला फ़ायदा तो ये है बच्चों कि हम लोग इससे एक बिंदु से बाहर वाले बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी को ज्ञात कर लेंगे। जैसे यदि मुझे किसी अन्य बिंदु P से एक रेखा x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन a B और C की लंबवत दूरी को ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इससे इस पर डाल देते हैं लंब, जिसको नाम दे देते हैं PQ। अब Q का मतलब होता है लंबपाद। Q का मतलब क्या बन जाएगा बच्चों, लंबपाद। तो Q ज्ञात करना हो या दूरी PQ ज्ञात करना हो तो भी हम जो पीछे मेथड बताया उसी से करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके इक्वल R मानकर, जैसे अभी किया था, बिंदु Q को ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात हो गया। उसके बाद PQ के निकालेंगे दिक् अनुपात। PQ के क्या निकाल लेंगे बच्चों, दिक् अनुपात। यदि ये बिंदु अल्फा बीटा गामा हो तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 वाले सूत्र से दिक् अनुपातों को ज्ञात कर लेंगे। और मान लेता हूँ वो A B और C के इक्वल आ रहा है। अब वो A1 B1 और C1 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर ABC ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। अब ध्यान से देखो तो ये वाली रेखा PQ और ये वाली रेखा जो हमारे को दी गई है, दोनों परस्पर बन रही हैं लंबवत। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यदि मैं इसके दिक् अनुपातों और इसके दिक् अनुपातों का गुणा करके जोड़ दूं तो इसका मान आएगा बच्चों 0। एक सूत्र होता है, दो सरेखाएं यदि परस्पर लंबवत हों तो उनकी संगत दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल हमेशा 0 होता है। इस सूत्र का यूज कर लेंगे। अब इससे होगा क्या बच्चों, इसके अंदर जैसे हम मान रख के इसको हल करेंगे ना, इससे हमारे पास r का मान आ जाएगा। ये वो r होगा जो हमने मान रखा है, माननी चीज हो जाएगी खत्म इससे अपने आप ही। और वो r जब मैं वापस बिंदु Q के अंदर रखूंगा तो मुझे लंबपाद ज्ञात हो जाएगा, एक काम, और दूसरा P और Q के बीच की ही दूरी अभिष्ट लंबवत दूरी बन जाएगी। तो इस पॉइंट से जिससे हम एक बिंदु ज्ञात करते हैं रेखा पर, उससे एक ये वाला काम भी हो सकता है। इसके साथ जो अभी दो बातें बताई हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। रेखा पर एक बिंदु के निर्देशांकों को ज्ञात करना। एक बिंदु तो P ऑलरेडी हम लोगों को ज्ञात होता है। कोई दूसरा बिंदु यदि हमें Q ज्ञात करना हो तो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले रेखा के इक्वल मान लो R मानकर वहाँ से आप इन तीन मानों को R के इक्वल कर दो। यहाँ से x, y और z के मान ज्ञात करो। वो रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु Q के निर्देशांक बन जाएंगे।
तो इस प्रकार हमने ज्ञात करना सीख लिया बच्चों। उससे हम बिंदु P, बाहर एक बिंदु P की रेखा से लंबवत दूरी को ज्ञात करना सीख सकते हैं या लंबपथ को ज्ञात करना भी सीख सकते हैं। मान लिया ये रेखा है जिसको नाम दिया समीकरण एक, ये वाली रेखा है बच्चों हमारे पास। इस पर हमें एक बिंदु, ये तो ज्ञात ही है, x1 y1 और z1, ठीक है यहाँ तक। तो अब एक इस बिंदु से जो बाहर एक बिंदु है P, उससे हमें लंबवत दूरी PQ को ज्ञात करना है। तो मैंने लिख दिया, माना रेखा 1 से बिंदु P की लंबवत दूरी PQ है और Q रेखा 1 पर स्थित है। Q कहाँ पर स्थित होगा देखो बच्चों, रेखा 1 पर। तो इसको हम लोग R इक्वल मानते हुए जो बिंदु ज्ञात करते हैं वो मान लेंगे। उसके बाद PQ के निकालेंगे दिक् अनुपात, ये आएंगे बच्चों, ये PQ के बन जाएंगे दिक् अनुपात, यदि बिंदु P कौन हो, अल्फा बीटा और गामा के रूप में। जैसे ही ये दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे तो हम लोग रेखा 1 और PQ को दिखाएंगे लंबवत, तो ये वाला मान आएगा। इस सूत्र से ये A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 वाला सूत्र यूज करेंगे तो ये वाला स्टेप आएगा बच्चों। अब जैसे ही स्टेप को हल करेंगे इससे R का मान आ जाएगा और R का मान आते ही हम उसको बिंदु Q में रख देंगे तो हमें मिल जाएगा लंबपाद। और जैसे लंबपाद मिलेगा P और Q के बीच की दूरी ही अभिष्ट लंबवत दूरी बन जाएगी बच्चों। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन करने हैं अब आगे। अच्छा, यदि लंबपाद ज्ञात करने को आए तो हमें लंबपाद ज्ञात करना ही करना है। यदि सिर्फ लंबवत दूरी ज्ञात करने को भी कहे तो भी हमें लंबपाद को ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखना, हमें दोनों ही कंडीशन में लंबपाद की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद हम दो सररेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु भी इसी मेथड से ज्ञात करने वाले हैं। इसकी दो विधियां हैं, सदिश विधि और कार्तीय विधि। तो यदि हमारे पास दो सररेखाएं इस प्रकार हों, ये पहली सररेखा और ये दूसरी, दोनों पर हम कोई अन्य बिंदु ज्ञात करेंगे इनके अलावा, क्योंकि इस पर तो बिंदु x1 y1 z1 है, इस पर बिंदु x2 y2 और z2 है। इनके अलावा कोई अन्य बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके इक्वल तो मान लिया r1 और इसके इक्वल मान लिया r2। इससे पहली रेखा पर बिंदु P इस हिसाब से जैसे हमने पीछे ज्ञात किया था और दूसरी रेखा पर बिंदु Q कोई इस प्रकार से हो जाएगा ज्ञात। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को सेम रख देंगे, क्योंकि अगर दोनों सररेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो किसी एक बिंदु पर जाके प्रतिच्छेद करेंगी बच्चों। हम मान लेते हैं वो बिंदु है P या Q, यानी दोनों को क्या कर दिया हमने, सेम। अब जैसे उन दोनों को सेम करेंगे दो बिंदुओं को, वहां से x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल और z कोऑर्डिनेट बनेगा z के इक्वल। इस हिसाब से हमें 3 इक्वेशन मिलेंगी। अब इन 3 इक्वेशनों में से किन्हीं भी 2 इक्वेशन को हल करना है। मैं ज़्यादातर इनको हल करूँगा। इनको किसी मेथड से हल कर सकते हो, जैसे x और y की युगपत समीकरणों को हल करते थे ना बच्चों, वैसे ही हम लोग इन समीकरणों को हल करेंगे r1 और r2 के लिए। तो मैं उसके लिए वज्र गुणन विधि सबसे बेस्ट रहती है, इसी को यूज़ करूँगा। तो वज्र गुणन विधि से जब इन दोनों को हल कर लूँगा, इससे हमें r1 और r2 के मान मिलेंगे। अब वो r1 और r2 के मान बची हुई तीसरी समीकरण के अंदर आपने पुट कर देने हैं। अगर वो तीसरी समीकरण संतुष्ट हो जाए तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, 100% करेंगी, और उस कंडीशन में प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात हो सकता है। और यदि तीसरी समीकरण संतुष्ट ना हो तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, उस कंडीशन में कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। अब जब वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी वो r1 r2 के मान तीसरी समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम r1 का मान P में या r2 का मान रख देंगे Q में। उससे जो मेन बिंदु मिलेगा, वास्तविक बिंदु मिलेगा, वही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु बन जाएगा। अब अच्छी बात क्या है, r1 का मान आप चाहे P में रखो या आप r2 का मान रख दो Q में, दोनों से आंसर आपको सेम मिलने वाला है। तो r1 r2 के मान तीसरी समीकरण को संतुष्ट करें तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अन्यथा नहीं। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो r1 का मान P में या r2 का मान रख देंगे Q में, से अभिष्ट प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा हम लोगों को। ये हमारा अगला रहेगा काम बच्चों। अब यदि यही रेखाएं सदिश रूप में आए तो क्या होगा, उस कंडीशन में मान लिया रेखाएं ये हैं, r इक्वल a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r2 इक्वल a2 प्लस लैम्डा b2 कर दो या म्यू b2 कर दो, एक ही बात है। यहाँ पर आप म्यू भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। अब प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या होता है बच्चों, जो प्रतिच्छेद बिंदु का स्थिति सदिश होगा वो एक जैसा आना चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ भी r वेक्टर है, यहाँ भी r वेक्टर है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे।
अब उससे होगा क्या, जब आप इन दोनों वेक्टर को इक्वल करोगे तो आई, जे और के पदों को भी तो इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो सदिश एक समान हो तो उनके संगत घटक भी एक समान होने चाहिए। तो वहाँ पर हमें 3 घटक या 3 समीकरण मिलने वाली हैं। वो मिलेंगी लैम्डा और म्यू में। जैसे वहाँ पीछे R1 R2 में 3 मिल रही थी, अब लैम्डा और म्यू के अंदर हमें 3 समीकरण मिलने वाली हैं। तो जैसे ही हम प्रतिच्छेद बिंदु के लिए इनको आपस में इक्वल करेंगे तो आई, जे और के गुणांकों से हमें लैम्डा और म्यू में 3 समीकरण मिल जाएंगी। जैसे ही वो 3 समीकरण मिले उनमें से किन्हीं 2 को हल कर लो। जैसे हम लोग पहले हल कर रहे थे, R1 R2 में हमारे को 3 समीकरण मिली थी, उनमें से हम हल कर रहे थे किसी 2 को। सेम उसी प्रकार से हम उनमें से किसी 2 समीकरणों को हल करते हुए लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात कर लेंगे। वहाँ पर R1 R2 और यहाँ पर लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात करेंगे। अगर ये लैम्डा और म्यू के मान बची हुई तीसरी समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अन्यथा नहीं। तीसरी समीकरण में लैम्डा और म्यू के मान रखें और देखें कि तीसरी समीकरण संतुष्ट है या नहीं। यदि तीसरी समीकरण संतुष्ट हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अन्यथा नहीं। जब वो प्रतिच्छेदी हो, यदि प्रतिच्छेद करें तो लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख दो जिससे तुमने आर वेक्टर ले रखा है, या म्यू का मान तुम समीकरण नंबर 2 में रख दो। दोनों में से किसी में भी रख दो, उससे आपको अभीष्ट प्रतिच्छेद बिंदु का स्थिति सदिश मिल जाएगा। यानी अब बिंदु जो मिलेगा वो वेक्टर की फॉर्म में मिलेगा, यानी स्थिति सदिश मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को डील करना है बच्चों। तो इस प्रकार हमने आज के इस पॉइंट के अंदर एक रेखा के ऊपर कोई बिंदु ज्ञात करना सीख लिया। उसके आधार पर एक बिंदु से, बाह्य बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना सीख लिया और लंबपात को ज्ञात करना सीख लिया, और इस बात की जांच करना भी सीख लिया है कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं, और यदि वो प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना भी हम लोगों ने सीख लिया है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे बच्चों। धन्यवाद।